गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। आप सभी बच्चों का गोल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आई होप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आज हम लोग लेक्चर 9 में बच्चों अंडाणु की संरचना पढ़ने वाले हैं। बच्चों जो अंडाणु की संरचना है वो टॉपिक किससे रिलेटेड है? अंड जनन की क्रिया, क्योंकि अंडाणु का जो निर्माण होता है वो अंड जनन की क्रिया से होता है बच्चों। तो आपको लेक्चर 8 बहुत ही ज्यादा अटेंड करना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो लेक्चर 8 भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर का बच्चों सारे टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। पर उससे पहले बच्चों जो हम हमेशा आपसे कहते हैं कि मेरे साथ जब भी बैठो कॉपी पेन लेकर बैठो, ताकि जो भी पॉइंट्स हम आपको बताएं वो अच्छी तरीके से आप नोट डाउन करो, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज बच्चों, अंडाणु। अंडाणु होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम किसका दिया गया है? मादा जनन तंत्र का है बच्चों। तो सबसे पहले जो अंडाणु बनता है बच्चों, ठीक है, जो अंडाणु के निर्माण की जो क्रिया होती है बच्चों वो किसमें होती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है बच्चों? अंडाशय। क्या है बच्चों? अंडाशय है। अंडाशय एक तरीके से मादा जनन तंत्र का भाग होता है बच्चों, और यहीं पे अंडाणु का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। यहीं पे आपके अंडाणु बनते हैं बच्चों, ठीक है। अंडाणु कैसी होती है, कैसी प्रकृति की होती है? अचल प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये एक ही स्थान पे होते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि शुक्राणु की बात करते हैं, शुक्राणु कैसी होती है? चल गति का होता है, ठीक है। वो नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र में प्रवेश करता है, स्थानांतरित होता है बच्चों, इसलिए वो कैसी गति का होता है? चल गति का होता है, ठीक है। पर जब भी हम अंडाणु की बात करें तो अंडाणु कैसी प्रकृति का होगा बच्चों? अचल गति का प्रतीक होगा, ठीक है। बात करते हैं बच्चों ये संख्या में कैसा होगा? अगुणित होगा, ठीक है बच्चों। क्या बात करें इसकी? ये संख्या में कैसा होगा? अगुणित होगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग एक डेफिनेशन बनाते हैं बच्चों कि अंडाशय में बनने वाली अगुणित तथा अचल मादा जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं, ठीक है बच्चों। अंडाशय में एक तरीके से अंडाशय में जो कोशिका बनती है वो कैसी होती है? अगुणित होती है, ठीक है बच्चों। और मादा जनन कोशिका है और कह सकते हो अचल प्रवृत्ति की होती है, उस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अंडाणु बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। अब हम इनकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे कि अंडाणु में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी होगी बच्चों? निर्माण स्थान क्या होता है, ठीक है। अंडाणु जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं बच्चों? तो अंडाशय में। अभी हमने आपको बताया निर्माण प्रक्रिया कौन सी होती है बच्चों? अंड जनन प्रक्रिया होती है, ठीक है। अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या अंडाणु का निर्माण होता है बच्चों। प्रकृति कैसी होती है? अगुणित होते हैं, ठीक है। संख्या में कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 23 होती है, ठीक है। आकार में कैसे होंगे? गोलाकार होंगे, ठीक है। गति कैसी होगी? अचल होगी, ठीक है। इसका व्यास लगभग कितना होता है? देखिए बच्चों गोलाकार होता है, इसी वजह से इसमें व्यास दिया गया है। व्यास क्या होगा? लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है बच्चों, ठीक है। बात करें इसके जीवन काल की तो लगभग 24 घंटे तक ये जो अंडाणु होता है वो 24 घंटे तक क्या होता है? अंडवाहिनी में होता है, ठीक है बच्चों। निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, फिर अंडाशय से धीरे कहाँ पहुंचता है? अंडवाहिनी में। इसका हम लोग अंडाणु पद पढ़ेंगे पर क्लास के थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है। सबसे पहली चीज बच्चों जीवन काल यहाँ पे याद रखोगे लगभग 24 घंटे है, ठीक है। मानव शरीर की ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं अंडाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरे साथ जल्दी से आप भी डायग्राम बनाते जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? डायग्राम बनाएंगे और जो भी नेमिंग बताए, जो भी पॉइंट आपको बताए वो आप कॉपी में मेरे साथ नोट करते जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों कि जैसे कि अभी हमने आपको क्या बताया कि जो अंडाणु की संरचना होती है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एक गोलाकार बनाओगे, गोलाकार बनाओगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको परत बनानी होगी, ठीक है। क्या बनाओगे बच्चों? परत बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये परत बना ली, ठीक है।
कोई भी संरचना होगी वो बिना परतों के बिना क्या होता है बच्चों, अधूरा होता है। क्यों? क्योंकि परतों से ही उसे क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ मेरे साथ डायग्राम बनाते चलोगे बच्चों। ठीक है, तो एक एक करके सारी कोशिकाओं को बनाते जाइएगा बच्चों। ये आपकी कोशिकाएं हैं बच्चों। ठीक है, और ये सबसे बाहरी परत है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, सबसे बाहरी परत है। ठीक है, एक और परत इसी में बना देते हैं बच्चों। ठीक है, मेरे साथ डायग्राम की प्रैक्टिस करते ही जाइएगा, क्योंकि अभी से आप प्रैक्टिस कर लोगे बच्चों तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। फिर आपको बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अभी मेरे साथ डायग्राम बनाते जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी परत बन गई बच्चों। ये दो परतों से घिरा होता है बच्चों। ठीक है, ये कितनी परतों से घिरा होता है, दो परतों से घिरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम संरचना को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं बच्चों, अंडाणु की संरचना में जो बाहरी आपको परत दिख रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं कि बाहरी जो सबसे बाहरी परत दिख रही है बच्चों, ये परत कौन सी है, कोरोना रेडिएटा है बच्चों। ठीक है, ये कौन सी परत है, कोरोना। नाम से ही आप समझ जाओगे, कोरोना नाम तो याद होगा ना आप लोगों को। ठीक है, कोरोना वायरस आया था। ठीक है, तो उसी से याद कर लेना कि अंडाणु की जो सबसे बाहरी परत होती है वो कौन सी होती है, कोरोना रेडिएटा। वो हमारे लिए खतरनाक है, पर अंडाणु के लिए कोरोना जो रेडिएटा परत है वो सुरक्षात्मक का कार्य करती है। ठीक है, ये अंदर सुरक्षा प्रदान करती है। बात कर लेते हैं कोरोना रेडिएटा किससे बनी होती है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो कोशिकाओं की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के द्वारा कोरोना रेडिएटा बनती है बच्चों। ठीक है, इन सभी के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप केंद्रक भी बना सकते हो। ठीक है, सारी कोशिकाओं के अंदर क्या रहेगा, अपना खुद का एक केंद्रक रहेगा। ठीक है, इन केंद्रकों के द्वारा ही इसमें उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, केंद्रक हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी जो दूसरी परत। ठीक है, दूसरी परत है बच्चों, दूसरी परत कौन सी है, जोना पेलिसुटा। ठीक है बच्चों, दूसरी परत कौन सी है, जोना पेलिसुटा, पेल्यूसेडा। ठीक है, एक एक करके नेमिंग भी नोट करते जाइएगा साथ में। ठीक है, तो बात करते हैं जो हमारी दूसरी परत है अंडाणु की संरचना की, वो कौन सी है, जोना पेलिसुटा है बच्चों। ठीक है, जोना पेलिसुटा किससे बनी होती है, तो आप याद रखोगे ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा जो निर्मित होती है वो कौन सी परत कहलाएगी बच्चों, जोना पेलिसुटा कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कार्य की, तो कार्य क्या होता है, ये शुक्राणुओं को मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, कह सकते हो कि करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, शुक्राणु मादा जनन तंत्र में प्रवेश करते हैं, पर कोई एक जो शुक्राणु होता है वो शुक्राणु इसमें प्रवेश कर पाता है। कोई एक शुक्राणु क्या करता है, जोना पेलिसुटा का भेदता है। ठीक है, और क्या होगा, अंदर अंडाणु की संरचना में प्रवेश करेगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो ये जो संरचना आंतरिक जो परत है इसे हम लोग क्या वेटिलाइन झिल्ली बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, वेटिलाइन झिल्ली। ठीक है, वेटिलाइन झिल्ली बच्चों, इसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, और ये कोशिकाओं झिल्ली से बनी होती है। ठीक है, पहला नाम वेटिलाइन झिल्ली याद रखोगे, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली याद रखोगे। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं, तो दूसरी चीज जो शुक्राणु होंगे पहले तो कोरोना रेडिएटा को भेदेंगे, फिर उसके बाद जोना पेलिसुटा को भेदेंगे, फिर उसके बाद वेटिलाइन झिल्ली को भेजते हैं। ठीक है बच्चों, वेटिलाइन झिल्ली को जब भेदेंगे तो इसका एक तरीके से यहाँ पे प्रवेश करेंगे, और दूसरा इसका कार्य क्या होता है कि ये पदार्थों का आवागमन करता है। ठीक है बच्चों, वेटिलाइन झिल्ली क्या करता है, पदार्थों का आवागमन करता है। ठीक है, अब इसमें एक और संरचना, आंतरिक संरचना इसकी देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये किनारे आपके बन रहे हैं इन्हें हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इन्हें हम लोग कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों,
ये जो साइड साइड में आप देख रहे हो, ठीक है, कोशिकाएं देख रहे होंगे, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ये जो संरचना है बच्चों, ये संरचना किसकी है? कॉर्टिकल। नेमिंग याद रखेंगे, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स बच्चों, ग्रैन्युल्स, ग्रैन्युल्स, ठीक है, ग्रैन्युल, ग्रैनुलस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये आपके क्या है? कॉर्टिकल ग्रैनुलस हैं, ठीक है। इसी के अंदर बच्चों क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है, ठीक है बच्चों। ये जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। तो कोशिका द्रव्य में बहुत सारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। आरएनए से बना होता है, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, तो बहुत सारे कोशिकांग से बना होता है, ठीक है। तो याद रखना, कोशिका द्रव्य किससे किससे बना हुआ है? आरएनए से, प्रोटीन से, और कह सकते हो एंजाइम से और कोशिकांग से, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है बच्चों? तो कार्य याद रखना कि जब भ्रूण क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में होता है, ठीक है। जब शुरुआती समय में होता है तो ये कोशिका द्रव्य क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। अब इसी में क्या पाया जाता है बच्चों? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप संरचना देख पाओगे, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों? केंद्रक, ठीक है। ये क्या है बच्चों? केंद्रक है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों ये केंद्रक है, केंद्रक की बात करें तो केंद्रक कैसा होगा? संख्या में अगुणित होगा, ठीक है। इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। और एक तरीके से जो केंद्रक होता है वही मादा प्राप्त केंद्रक बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जब नर प्राप्त केंद्रक आएगा और इसके साथ संलयन की क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा, ठीक है। तो इसके कार्य जरूर याद रखिएगा कि जो कार्य होता है वो मादा प्राप्त केंद्रक बनाएगा, और किसके साथ संलयित होता है बच्चों? नर प्राप्त केंद्रक। और नर प्राप्त केंद्रक कौन बनाएगा बच्चों? शुक्राणु का केंद्रक बनाएगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों अंडाणु की संरचना। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो सबसे पहले जो नेमिंग याद रखोगे बच्चों, वो बाहरी परत की होती है, ठीक है। आपको याद रखना होगा कि जो सबसे बाहरी परत होती है जो सुरक्षा का कार्य करती है वो कौन सी होती है? कोरोना रेडिएटा होती है। किससे बनी होती है? कोशिकाओं की कोशिकाओं से बनी होगी, ठीक है बच्चों। अगला इसमें बात करते हैं, दूसरी जो परत होती है वो जोना पेलिसुटा होती है, ठीक है बच्चों। जोना पेलिसुटा किससे बनी होगी? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। इसका कार्य होता है ये शुक्राणुओं को प्रवेश का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। जो शुक्राणु होते हैं वो कौन सी कोशिका, कौन सी परत को भेजते हैं? तो जोना पेलिसुटा। इससे क्या होता है कि ये एक ही शुक्राणु को प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करेगी और बहुत शुक्राणुता को रोकता है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इसी के बाद जो परत पाई जाती है उसे वेटेलाइन झिल्ली कहते हैं, या फिर क्या बोलोगे? प्लाज्मा झिल्ली कहोगे, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बात कर लेते हैं, इसमें कॉर्टिकल ग्रैनुल्स होते हैं, ठीक है, ये जो पास में होते हैं। और दूसरी लास्ट में हम बात करेंगे केंद्रक की, जो कैसी संरचना होती है? अगुणित संरचना होती है, ठीक है। इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाती है? 23 पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी अंडाणु की संरचना। अब हम नोट्स के द्वारा इनको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना होगा कि जो अंडाणु होता है वो विभिन्न परतों से घिरा होता है, जैसा कि हमने बताया। पहला कोरोना रेडिएटा, दूसरा जोना पेलिसुटा, तीसरा प्लाज्मा झिल्ली आता है जिसे हम लोग वेटिलाइन झिल्ली कहते हैं। वो प्लाज्मा, ठीक है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसे हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं। और लास्ट में हमारा क्या है? केंद्रक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारी चीजें वही गई हैं, ठीक है। डायग्राम में सबसे पहले क्या दिया गया है? इसे कोरोना रेडिएटा है बच्चों, ठीक है। कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये जो बाहरी परत है इसे कोरोना रेडिएटा, जैसे कि अभी हमने बताया, ठीक है। अंडाणु की सबसे बाहरी परत, ठीक है, पुटिकाओं कोशिकाओं से बनी होती है और अंडाणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
आगे जोना पेलिस होता है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, पर हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक करके सबका, ठीक है। लास्ट वन अंडाणु की संरचना, ठीक है। लास्ट में हम बच्चों देखते हैं अंडाणु के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अंडाणु के कार्य क्या होंगे, पहला कार्य क्या होता है, निषेचन में भाग लेना, ठीक है बच्चों। पहला कार्य क्या होगा, निषेचन में भाग लेता है कि शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों संलयन की क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और तभी क्या होती है बच्चों, निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। मातृ गुणों का स्थानांतरण होता है, मतलब कह सकते हो जो गुण जनक में होते हैं वही गुण क्या होंगे, आपके पुत्र में ही पाए जाएंगे, पुत्र या पुत्री में भी पाए जाएंगे, ठीक है। तीसरा भ्रूण का प्रारंभिक पोषण होता है, ठीक है। कह सकते हो कि जो भ्रूण का प्रारंभिक जो पोषण होता है वो एक तरीके से अंडाणु की संरचना ही होती है। पहली जो संरचना होती है वो कैसी संरचना होती है, अंडाणु की संरचना होती है। नए जीव के निर्माण में योगदान, ठीक है। जो नया जीव बनता है वो सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो किसका होता है, अंडाणु का होता है, और बच्चों किसका होता है, शुक्राणु का होता है, ठीक है। तो दोनों की चीजें याद रखना, अंडाणु के भी कार्य और शुक्राणु के भी कार्य, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं अंडाणु का जो पथ होता है, ठीक है, यानी कि रास्ता कहाँ से निकलता है और कहाँ तक पहुंचता है, इसकी मंजिल क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो अंडाणु के अंडाशय से निकलकर निषेचन स्थल तथा अंतः गर्भाशय तक के पहुंचने के मार्ग को अंडाणु कहते हैं, ठीक है। मतलब अंडाशय से निकलता है और गर्भाशय तक के जो पहुंचने का जो मार्ग होता है, कौन से मार्ग के द्वारा कौन कौन से रास्ते बीच बीच में पड़ते हैं, ठीक है, उस मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु का पथ कहते हैं, ठीक है। अब डायग्राम की सहायता से एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहली चीज यही पे हम आपको बताते हैं कि अंडाणु के मार्ग में कौन कौन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चों यहाँ पे बताते हैं आपको कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, अंडाशय से होगी बच्चों, कहाँ से होगी, अंडाशय से होगी। फिर बात करते हैं अंडाणु कहाँ पहुंचेगा बच्चों, ठीक है, अंडवाहिनी में पहुंचेगा, ठीक है बच्चों, कहाँ पहुंचेगा, अंडवाहिनी में, ठीक है, अंडवाहिनी में पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। और ये है गर्भाशय, ठीक है बच्चों, गर्भाशय, ठीक है। तीन मार्ग होते हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ठीक है। अंडवाहिनी के भी भाग होते हैं, ठीक है, अंडवाहिनी के तीन भाग होते हैं, पहला भाग इन्फेंटिबुलम, दूसरा होता है एम्पुला या तुम्बिका कह सकते हो, और तीसरा होता है बच्चों स्तमस, ठीक है। इन्हीं मार्गों के द्वारा क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, गर्भाशय में पहुंचता है, ठीक है। अब इन क्रिया को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं बच्चों। तो जैसा कि बच्चों बताया था, अंडाशय, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला, स्थमस और गर्भाशय, ठीक है। ये जो संरचना है इसे हम लोग अंडाशय कहेंगे बच्चों, ठीक है। ये क्या है, अंडाशय है, ठीक है। ये संरचना किसकी है बच्चों, इन्फेंटिबुलम बच्चों, ठीक है। ये जो संरचना है ये किसकी संरचना है, इन्फेंटिबुलम की संरचना है बच्चों, ठीक है। ये जो संरचना है इसे हम लोग तुम्बिका कहेंगे, ठीक है। ये बच्चों अंडवाहिनी के ही भाग है, ठीक है। और ये है इस्थमस, ठीक है, इस्थमस, ठीक है। और लास्ट में बच्चों आता है गर्भाशय, ठीक है। क्या आएगा, गर्भाशय आएगा, ठीक। अब हम एक एक करके सबको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अंडाणु का पथ होता है वो कहाँ से शुरू होता है बच्चों, जो अंडाणु का जन्म होता है वो कहाँ से जन्म होता है बच्चों, अंडाशय से होता है, ठीक है। कहाँ से होगा बच्चों, अंडाशय से होगा। अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा बच्चों, अंडाणु का निर्माण होगा, और कहाँ पे होगा बच्चों, अंडाशय में होता है, ठीक है। तो उस जो क्रिया जो होती है, ठीक है बच्चों, कह सकते हो कि जो अंडाशय से जब अंडाणु बाहर निकलता है, ठीक है, उस क्रिया को हम लोग अंडोत्सर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडोत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी होगी, एक तो जो अंडाणु का निर्माण स्थल होता है उसे अंडाशय कहते हैं। जब अंडाशय अंडाणु को मुक्त करता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी अंडोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है, अंडो उत्सर्जन, ठीक है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, ठीक है। आगे जब अंडाणु मुक्त होगा तो अंडाणु को पकड़ने का जो कार्य करता है
वो कार्य किसके पास होता है बच्चों, इनफेंडुबुलम के पास, ठीक है, इनफेंडुबुलम, ठीक है, इनफेंडुबुलम, ठीक है। अब इनफेंडुबुलम में आप देख रहे होंगे उंगली नुमा जो संरचना दिख रही है बच्चों, ठीक है, ये उंगली नुमा जो संरचना है बच्चों, ये फिम्बरी संरचना है, ठीक है, इसे फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। फिम्बरी क्या करती है, जब अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है तो उसको पकड़ने का कार्य करती है और कहाँ ले जाती है, इनफेंडुबुलम भाग में ले जाती है, ठीक है। ये कैसी आकार की होती है, कीपाकार, ठीक है। इनफेंडुबुलम का दूसरा नाम भी क्या है बच्चों, कीपाकार संरचना, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो अंडवाहिनी का कीपाकार भाग, ठीक है, किसे कहेंगे, इनफेंडुबुलम को कहेंगे। इसकी उंगलीनुमा संरचना अंडाणु को ग्रहण करती है, ठीक है। अब बच्चों इनफेंडुबुलम भाग में क्या हो गया, अंडाणु पहुंच गया, अब कहाँ पहुंचेगा बच्चों, एम्पुला भाग में, ठीक है। तो ये जो संकरा सा भाग देख रहे हो, ठीक है, कह सकते हो कि ये जो चौड़ा सा भाग देख रहे हो ये बच्चों कौन सा भाग है, एम्पुला का, ठीक है बच्चों, ये कौन सा भाग है, एम्पुला का है बच्चों, और इसे हम लोग तुम्बिका भी कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, तुम्बिका भी कहेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों इनफेंडुबुलम के बाद बच्चों जो अंडाणु होता है वो कौन से भाग में जाता है, एम्पुला भाग में जाता है, और यही बच्चों क्या होता है, निषेचन स्थल होता है, यानी कि जो शुक्राणु और अंडाणु को जो संलयन की जो क्रिया होती है, निषेचन की जो क्रिया होती है बच्चों वो कहाँ होती है, एम्पुला भाग होती है, ठीक है। तो जब एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया हो जाएगी, ठीक है बच्चों, तो ये कहाँ जाएगा, इस्थमस भाग में जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब ये जो संकरा सा भाग है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस्थमस कहेंगे, ठीक है बच्चों, ये क्या कहेंगे, इस्थमस कहेंगे। और निषेचन क्रिया होने के बाद बच्चों जो अंडाणु होता है वो कहाँ जाता है, इस्थमस। अब अंडाणु किस में परिवर्तित हो गया बच्चों, युग्मनज में हो गया, ठीक है। अब युग्मनज के बाद बच्चों क्या होगा कि जो इस्थमस भाग में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये गर्भाशय में जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ, ठीक है बच्चों, गर्भाशय, ठीक। तो हम कह सकते हैं युग्मनज गर्भाशय में पहुंचकर अंतःस्तर में आरोपित हो जाता है और यही भ्रूण का विकास होता है, ठीक है बच्चों। तो कह सकते हैं जब निषेचन की क्रिया क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी, तो पहले इस्थमस में जाएगा और फिर उसके बाद बच्चों गर्भाशय की जो अंतःस्तर होती है, ठीक है, ये जो परत होती है, ठीक है, इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्तर कहते हैं बच्चों, ठीक है। अंतःस्तर में ये क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है, ताकि इसको क्या मिल सके, पोषण मिल सके, और युग्मनज किस में परिवर्तित हो जाए बच्चों, एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये थी अंडाणु के पथ की, मार्ग की, ठीक है। टॉपिक यहाँ से क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। और जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है बच्चों, यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से बायो की क्लास अटेंड करते रहिएगा, ठीक है, और चैनल में नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। राधे राधे।